गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए। नवजीवन गरसाना यूट्यूब चैनल। आज अपने लेसन नंबर 1 तो आपको पढ़ा दिया प्रेमचंद वाला, जो आपका लेसन था दो बेलों की कथा। और आज आपका दूसरा लेसन है लहासा की ओर। ये है एक प्रकार का आपका यात्रा वृत्तांत। ये है यात्रा वृत्तांत, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन का है यात्रा वृत्तांत। तो पहले उसका जीवन परिचय और उसकी कुछ रचनाएं प्रमुख हैं, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। हिंदी साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंधा नामक गांव में हुआ था, ठीक है, अंडरलाइन करना। और 1930 में उन्होंने श्रीलंका की यात्रा की और वहां उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, यानी बौद्ध धर्म के अंदर दीक्षित हो गए थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने अपना नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया, ठीक है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात उनका नाम हो गया था राहुल सांकृत्यायन। उन्होंने कई भाषाओं पर उनका अधिकार था, जिनमें से प्राकृत है, पाली है, अपभ्रंश है, तिब्बती है, जापानी, चीनी, रूसी, कई प्रकार की भाषाओं पर उनका अधिकार था। और 1963 में उनका निधन हो गया, ठीक है। ये तो उनका जीवन परिचय था। और उनका अब देखिए साहित्यिक परिचय, कुछ उन्होंने साहित्यिक विधाएं भी लिखी है। राहुल सांकृत्यायन एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कहानी, उपन्यास, जीवनी, यात्रावर्त, आत्मकथा, आलोचना, शोध, अनेक विधाओं की रचना की थी। यानी गद्य विधाएं जितनी भी आई इनकी आपकी कहानी, ये गद्य विधाओं में आती है, जैसे कहानी है, उपन्यास है, जीवनी है, यात्रावर्त है, आत्मकथा, आलोचना है। तो इनके अनेक विधाओं पर उन्होंने क्या लेखनी चलाई। काव्य खंड उन्होंने नहीं लिखा, सिर्फ गद्य विधाएं लिखी थी। और उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद किया। और उनकी रचनाएं देखिए, मेरी जीवन यात्रा उनकी एक रचना है जो 6 भागों में प्रकाशित है। और 22वीं सदी ये भी एक है, वोल्गा से गंगा ये भी, यानी कि उनकी जीवन यात्राएं हैं, सारी यात्रा वृत्तांत है। दर्शन दिग्दर्शन, दिमागी गुलाम, बागों ने दुनिया को बदलो और घुमक्कड़ शास्त्र, ये उनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उनकी भाषा शैली, यानी कि जो उन्होंने गद्य विधाओं की रचना की थी, उनकी भाषा शैली क्या थी। उन्होंने भाषा सरल, सहज और प्रभावात्मक शब्दों का से परिपूर्ण है। और उनकी रचनाओं में आंचलिक शब्दों की बहुलता मिलती है, यानी आंचलिक शब्द जो अंचल परिवेश के अंदर आते हैं, उन्हीं शब्दों का उन्होंने क्या बहुलता से प्रयोग किया। और इसके अतिरिक्त हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी उन्होंने बखूबी प्रयोग किया। अब बात अपनी करते हैं लहासा की ओर। लहासा एक तिब्बत की राजधानी है। जो तिब्बत है, तिब्बत उनकी राजधानी का नाम है लहासा। तो उन्होंने लहासा की यात्रा की थी। और यह आपका प्रस्तुत पाठ है जो एक यात्रा वृत्तांत है। और इसमें तिब्बत यात्रा का अंश प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने ये जो लहासा की ओर ये यात्रा वृत्तांत 1929 और 30 में 1929 और 1930 में उन्होंने क्या की, यात्रा की थी, ठीक है। और वो जो नेपाल के रास्ते से गया था लहासा की ओर, तिब्बत में वो गया था। कहां से गया था, नेपाल के रास्ते से। नेपाल के रास्ते से वो तिब्बत की ओर गया था। उस समय क्या होता था कि जो भारतवासी थे उनका तिब्बत जाना वर्जित था, यानी जो भारतीय थे वो तिब्बत की यात्रा नहीं कर सकते थे। लेकिन लेखक गया, लेकिन किस रूप में गया, वो एक भिखारी के रूप में गया था, यानी भिखारी का वेश धारण करके, और वो तिब्बत के यात्रा पर गया था, ठीक है। और उन्होंने वहां पे क्या किया, उन्होंने 2 प्रकार का वर्णन किया इसमें। एक तो तिब्बती समाज, एक तो उन्होंने तिब्बती जो समाज है, जो तिब्बत में तिब्बती समाज रहता है, उनकी वेशभूषा, उनका खान पान, उनकी जीवन शैली, उनका सामाजिक जीवन, ठीक है, उनके बारे में वर्णन किया है। दूसरा उन्होंने क्या किया, तिब्बत की राजधानी लहासा में जो आने वाले दुर्गम स्थान है, दुर्गम रास्तों का, यानी कि 1 नंबर और ये 2 नंबर, तिब्बती समाज का वर्णन किया। दूसरा उन्होंने दुर्गम जो रास्ते,
यानी कि जिस रास्ते से उन्होंने यात्रा की थी उसमें जितने भी उनको कष्ट उठाने पड़े या जो भी उन्होंने परिस्थितियां देखी या सामाजिक वातावरण देखा, उन्होंने उनका वर्णन किया है और बड़े रोमांचकारी ढंग से किया है। तो अपना पाठ निकाल लीजिए 18 नंबर पेज पे आपका और जल्दी से देखिए। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था, ठीक है। और फरी और कलिंगपोल का रास्ता जब भी खुलता है तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीजें रास्ते तिब्बत जाया करती थी, व्यापार होता था। वह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। उस रास्ते से क्या, जब जिस रास्ते से लेखक गया था वो व्यापारिक रास्ता था, उसके साथ साथ वो सैनिक रास्ता भी था, यानी कि सैनिक भी उस रास्ते से जाते थे, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, ठीक है। इसीलिए वहाँ भारतीय इसलिए नहीं जा सकते थे और लेखक जो गया वो एक भारतीय के रूप में नहीं, वो एक भिखारी का वेश धारण करके ढोंग करते हुए वहां पे गया था, ठीक है। जिनमें कई चीनी पलटने रहा करते थी। आजकल बहुत सी फौजें मकान गिर चुके हैं और दूर के किसी बाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था वहाँ कुछ आबाद दिखाई देते हैं घर, ठीक है। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था, ठीक है। वहाँ हम चाय के लिए ठहरे और तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी थी और कुछ आराम की बातें भी थी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं होता, यानी वहाँ जाति पाति छुआछूत भेदभाव नहीं किया जाता था और न औरतें पर्दा करती थी, ठीक है। वहाँ औरतें पर्दा भी नहीं करती थी, पर्दा प्रथा मतलब प्रचलित नहीं थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे, ठीक है। और न तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल परिचित हो या अपरिचित, तब भी घर का बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रूप में बना करके मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है तो आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, यानी कि वो थोड़ी कालाबाजारी भी करते थे। तो आप खुद ही जाकर चौड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले में जब हम चलने लगे, वहाँ चीनियों का किला बना हुआ था, तो एक आदमी राहदारी मांगने आया और हमने वहाँ 2 चींटे उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोरला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। यहाँ भी स्मृति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे ही थे जो लेखक को मिले। स्मृति के पहचान के आदमी थे लेकिन वो क्या थे, भिखमंगे ही थे। और फिर ठहरने के लिए अच्छा जगह मिली। 5 साल बाद हम उसी रास्ते से लौटे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे। यानी कि लेखक ने यहाँ बहुत बड़ी बात कही है कि लेखक जब गया तो एक भिखमंगे के रूप में गया था वहां से, लेकिन 5 साल वहां पे रहा और उसके बाद वापस लौटा तो वो एक भद्र पुरुष यानी एक सभ्य पुरुष के रूप में घोड़े पे सवार होकर लौटा था, ठीक है। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। किसी ने जगह नहीं दी रुकने के लिए वहाँ। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर करता है, खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कुछ होश वास को दुरुस्त रखते हैं, ठीक है। अब हमें सबसे निकट डांडा थोरला पार करना था और डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। डांडा जो थोरला नाम की जगह है वो तिब्बत में सबसे खतरे की जगह बताई जाती है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर होने के कारण, यानी 16 और 17 फीट की की ऊंचाई पर होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते, गांव नहीं दिखाई देते। नदियों के मोड़ और पहाड़ी के कोने होने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा भी नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है और तिब्बत में गांव में आकर खून हो गए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती थी, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई भी परवाह नहीं करता। अगर कोई मर गया तो मर गया, कोई संभालने वाला वहाँ पे नहीं था। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती थी। वहाँ गवाह तो कोई मिल भी नहीं सकता था, ठीक है। डकैत पहले आदमी को मार डालते और उसके बाद देखते कि कुछ पैसा है कि नहीं, और हथियार का कानून न रहने के कारण वह लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए घूमते थे, ठीक है। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले साल ही थोरला के पास खून हो गया था। अब लेखक को वहाँ थोरला गांव में आने के बाद पता चला कि वहाँ कुछ समय पहले एक वारदात हुई थी और शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम तो भिखमंगे थे, ठीक है। और जहाँ कहीं वैसे सूर देखते
टोपी उतार, जीभ निकाल, कूची कूची, ये कूची कूची शब्द है दया दया, इसका हिंदी अर्थ मतलब दया दया, ठीक है। एक पैसा कहते भीख मांगने लगते, लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव हमारा 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा, अब लेखक के साथ एक सुमति नाम का व्यक्ति और गया था, तो लेखक ने सुमति से कहा कि यहाँ के लड़कोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो और सामान भी रख लेंगे और चढ़कर भी जाएंगे, क्योंकि ऊंचाई का रास्ता था, पहाड़ी इलाका था। दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले और डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे और हम समुद्र तल से 17,000 या 18,000 के फीट की ऊंचाई पर थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चल रहे थे, श्वेत यानी कि बर्फ जमी हुई थी उन पे शिखरों पे, और बीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ की सफेदी थी और न किसी प्रकार की हरियाली थी। कुछ पहाड़ हरियाली युक्त थे, बर्फ युक्त थे और कुछ बर्फ से रहित थे, ठीक है। और उस तरफ की उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती और सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों, रंग बिरंगे कपड़ों की जड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था और चढ़ाई तो दूर की थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं थी। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। अब लेखक के पास जो घोड़ा था एक सुमति के पास था, दोनों घोड़े पे चल रहे थे, लेकिन लेखक का घोड़ा धीमे चल रहा था। मैंने समझा कि चढ़ाई थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, ठीक है, और उसे मारना भी नहीं चाहता था। धीरे धीरे मैं बहुत पिछड़ गया और मैं दोन किवस्तों की तरफ अपने घोड़े पर झूलता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगा तो वह सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। अब लेखक से आगे जो व्यक्ति निकल गए थे, लेखक पीछे अकेला रह गया था, कारण कि उनका घोड़ा धीरे चल रहा था। लेकिन फिर आगे 2 रास्ते निकल रहे थे, मतलब उसी सड़क से 2 रास्ते निकल रहे थे और अब लेखक को पता नहीं था भाई इस रास्ते से जाना है या उस रास्ते से जाना है, ठीक है। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता 1.5 मील चला गया है, यानी कि लेखक ने बाएं तरफ का रास्ता 1.5 मील का पकड़ लिया, ठीक है। 4-5 बजे करीब रास्ते मील भर चला था तो सुमति इंतजार करते हुए मिली और मंगोलों का मुंह वैसे लाल होता है, यानी मंगोल जाति के वहाँ लोग रहते थे और अब तो वो पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा मैंने 2 टोकरी कड़े फूंक डाले, 3-3 बार गर्म चाय गर्म की, मैं बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रही हो कैसा घोड़ा मिला मुझे। यानी कि सुमति उससे आगे निकल गया था, ठीक है। और लेखक उनके पास काफ़ी देर बाद पहुंचा। कारण ये था कि उनका घोड़ा धीरे चल रहा था। खैर सुमति का जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतना जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था, ठीक है। लकड़हारे में एक अच्छी जगह पर ठहरे, यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे, ठीक है। और पहले चाय सूत खाया और रात को गर्मा गर्म थुकप्पा मिला, ठीक है। ये खाद्य पदार्थ है वहाँ का तिब्बतियों का। अब हम टिहरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता है, जिसमें दूर तक छोटी सी एक पहाड़ी मैदान की भीतर दिखाई पड़ती है और उसी पहाड़ी का नाम है टिहरी समाधि गिरी। अंडरलाइन कर लेना, टिहरी समाधि गिरी, ठीक है। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। अब सुमति के यजमान तो वहाँ थे, रिश्तेदार वगैरह। कपड़े भी पतली पतली चीरी बत्तियों से गड़े खत्म नहीं हो रहे थे, क्योंकि बोध गया से लाए गए कपड़े खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना देते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैंने लहासा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने बरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए तो अच्छा होता था, लेकिन अब 10-11 बजे की तंज धूप में चलना पड़ा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती थी, यद्यपि थोड़े से ललाट धूप से जल रहे थे। ललाट माने माथा होता है, अंडरलाइन करके लिख लेना। और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा था, यानी बर्फ ठंड भी पड़ रही थी। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी और डंडा हाथ में लिया और वहाँ से चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित टिहरी में भी रहते थे। सुमति के जो परिचित लोग हैं वो टिहरी में रहते थे, लेकिन वहाँ लेखक और वो रुके नहीं।
लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए हमने आदमी को मिलने का बहाना कर शेखर विहार को चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत ही अधिक छोटे बड़े जमींदारों में बंटी है, छोटे छोटे जमींदारों में बंटी हुई तिब्बत की ज़मीन, और इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के विहार, मठ होते हैं विहारों के हाथ में, और अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती के लिए कुछ करता भी है, और जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। वहाँ पे इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है। ठीक है, खेतों का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था, तो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु यानी नस्से बड़े भद्र पुरुष थे। ठीक है, अब वहाँ भिक्षु मुख्य की बात हो रही है, वो बड़े भद्र यानी अच्छे व्यवहार वाले पुरुष थे, बहुत ही प्रेम से मिलते। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ ख्याल भी करना चाहिए। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी कि बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। वह एक बुद्ध मंदिर था, और वहाँ पे हस्तलिखित जो पोथियाँ थी वो 103 रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहाँ लगा। अब बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं हुई, यानी 15-15 किलो वजन की थी एक एक पोथी, और 103 पोथियाँ थी वहाँ पे। अंडरलाइन कर लेना। सुमत छोटा क्वेश्चन आ सकता है। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के जाने के बारे में पूछा, तो मैं पुस्तकों के भीतर था इसलिए मैंने जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए, और तिडरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था, और हमने अपना अपना सामान पीठ पर लादा और भिक्षु नमस्ते से विदाई करके चल पड़े। तो स्टूडेंट, ये था आपका ल्हासा की ओर यात्रा। इसमें लेखक ने आपको एक बार और नोट करवा देता हूँ कि तिब्बती समाज, उनके खान पान, और जो रास्ते में दुर्गम स्थान आए थे उनके बारे में वर्णन किया है। ठीक है, और वहाँ पे भारतीयों को जाना वर्जित था, इसलिए लेखक क्या है, भिखारी के वेश में वहाँ निकल पड़ा। ठीक है, और 5 साल वहाँ पे रहा, और 1929-30 के आसपास लेखक ल्हासा की ओर नेपाल के रास्ते से गया था। तो ये आपका लेसन हुआ। आप इसको एक बार थोड़ा और रीड कर लेना। ठीक है, और कल इसके आपको क्वेश्चन आंसर करवा दिए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।